हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी का एंशिएंट हिस्ट्री का जो बुक है क्लास 11 का उसका चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक द जियोग्राफिकल सेटिंग। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट सम नॉलेज ऑफ इट्स जियोग्राफी। कहा जा रहा है कि इंडिया का हिस्ट्री जो है बिना ज्योग्राफी के कुछ नॉलेज के, मतलब कि ज्योग्राफी का हमको कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन ज्योग्राफी का हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए। द इंडियन सब कंटिनेंट इज एज लार्ज एज यूरोप विदाउट रसिया। क्या कह रहा है कि यदि यूरोप में से रसिया को हटा दिया जाए तो इंडिया का जो कंटिनेंट, मतलब कि इंडिया का जो एरिया है वो यूरोप के एरिया के बराबर हो जाएगा यदि यूरोप में से रसिया को हटा दिया जाए। यानी कि बिना रसिया की यूरोप जितना बड़ा है उतना ही बड़ा जो है हमारा इंडिया अकेले है। इट्स टोटल एरिया इज 42,02,500 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये बात कर रहे हैं इंडियन सब कंटिनेंट का, है ना, सिर्फ इंडिया का नहीं, इंडियन सब कंटिनेंट, जिसमें इंडिया, उसके अलावे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान, इतने देश आते हैं। क्रिकेट के मैच में वर्ड ज़्यादा आप देखे होंगे, इंडियन सब कंटिनेंट। तो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब कंटिनेंट में आते हैं, इतने देश आते हैं, 5 कंट्री आते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। इंडिया है नियरली 985 मिलियन पीपल, यानी इंडिया में लगभग 985 मिलियन पीपल हैं। इट कंप्राइजेज 25 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरी। डाटा पुराना है क्योंकि ये ओल्ड एनसीईआरटी है ना, ओल्ड एनसीईआरटी इसलिए। तो जैसे इसमें बताया जा रहा है कि अभी जो है 28 + 8 है, यानी कि 28 स्टेट + 8 यूनियन टेरिटरी अभी के सिचुएशन के आधार पे। आगे देखते हैं तो सम ऑफ द स्टेट्स आर लार्जर देन मैनी यूरोपियन कंट्रीज। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो यूरोप के कई देशों से बड़े हैं। फॉर इंस्टेंस बिहार इज एज लार्ज एज इंग्लैंड। जैसे बिहार इंग्लैंड के बराबर के एरिया का है। एंड सेवरल यूरोपियन कंट्रीज आर स्मॉलर देन मध्य प्रदेश। बहुत सारे यूरोपियन कंट्री जो मध्य प्रदेश से छोटा है। द इंडियन सब कंटिनेंट इज एज अ वेल डिफाइंड जोग्राफिकल यूनिट मोस्टली सिचुएटेड इन द ट्रॉपिकल जोन। इंडियन सब कंटिनेंट जो बात किया जा रहा है एक जियोग्राफिकल यूनिट है जो वेल डिफाइंड है। कहने का मतलब कि अच्छी तरीके से इसको डिफाइन किया गया है और मेनली ये ट्रॉपिकल जोन में सिचुएटेड है। द मानसून प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडियन हिस्ट्री में मानसून का एक इंपॉर्टेंट रोल है। द साउथ वेस्ट मानसून लास्ट बिटवीन जून एंड अक्टूबर एंड ब्रिंग रेन वेरिंग डिग्री टू द मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री। जो साउथ वेस्ट मानसून है जून से अक्टूबर तक इंडिया में आती है और इंडिया के डिफरेंट हिस्से में डिफरेंट अमाउंट में रेन यहाँ पे होता है। इन एंशियंट टाइम इरीगेशन वाज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, रेन प्लेड द क्रूशियल रोल इन एग्रीकल्चर। इन एंशियंट टाइम में बात किया जाए तो इरीगेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था और उसमें रेन का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा था। व्हाट इज नोन टुडे एज द खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया डिपेंडेंट प्राइमरी इन द एंशियंट टाइम ऑन द साउथ वेस्ट मानसून। जो नॉर्थ इंडिया में भी खरीफ क्रॉप जो उगाया जाता है, जिसमें चावल वगैरह उगाया जाता है, वो मेनली साउथ वेस्ट मानसून पे ही डिपेंडेंट था प्राइमरी टाइम पे। आज भी लगभग उसी पर डिपेंडेंट है। इन विंटर द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ब्रिंग रेन टू नॉर्दर्न इंडिया वेयर व्हीट बार्ली इटीसी कंस्टिट्यूट द मेन क्रॉप। विंटर में देखा जाए तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण इंडिया में बारिश होता है और यहाँ पे उस समय व्हीट बार्ली ऐसे क्रॉप जो रबी क्रॉप बोलते हैं वो उगाए जाते हैं। अ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया का कुछ हिस्सा जो है पार्टिकुलरली द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु गेट्स इट्स मेजर रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो इस इलाके में मेनली नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश होता है। एंड मिड अक्टूबर टू द मिड दिसंबर, है ना, तो खास करके मिड अक्टूबर से मिड दिसंबर तक इसको रिट्रीटिंग मानसून के नाम से जाना जाता है। वंस द डायरेक्शन ऑफ मानसून वाज डिस्कवर्ड sometime around the 1st century AD, traders sailed with the southwest monsoon from western Asia and the Mediterranean Sea and came to India and Southeast Asia। जब पहली बार मानसून का जो डायरेक्शन है वो डिस्कवर किया गया था तो जो ट्रेडर्स अरब कंट्री से इधर आते थे, है ना, जो साउथ वेस्ट मानसून, तो वो साउथ वेस्ट मानसून के सहारे आते थे। वेस्टर्न एशिया से या अरब कंट्री से जो आते थे तो साउथ वेस्ट मानसून के सहारे आ जाते थे। जब उनको पता चला कि इधर से हवा जाती है इस मौसम में, दे रिटर्न विद द एडवेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मानसून। और नॉर्थ ईस्ट मानसून जब आता था उसके बाद रिटर्न हो जाते थे। द डिस्कवरी ऑफ मानसून इनेबल्ड इंडिया टू कैरी ऑन ट्रेड एंड एस्टेब्लिश कल्चरल कॉन्टैक्ट विद वेस्टर्न एशिया। मानसून की डिस्कवरी के बाद जो है इंडिया का वेस्टर्न कंट्री से, वेस्टर्न एशिया और मेडिटेरियन सी वाले कंट्री से काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन हो गया, यहाँ तक कि साउथ ईस्ट एशिया वाले कंट्री से भी। इंडिया इज बाउंडेड बाय द हिमालयज ऑन द नॉर्थ एंड द सीज ऑन द 3 साइड्स। क्या करें, इंडिया जो है उत्तर में हिमालय और 3 तरफ से समुद्र है, इसीलिए इंडिया को पेनिनसुला बोला जाता है। 3 तरफ से समुद्र और 1 तरफ से पहाड़ है। द हिमालय प्रोटेक्ट द कंट्री अगेंस्ट द कोल्ड आर्कटिक विंड। हिमालय जो है इंडिया को कोल्ड आर्कटिक विंड से बचाता है। फ्रॉम साइबेरिया थ्रू सेंट्रल एशिया, साइबेरिया से जो ठंडा हवा आता है उससे जो हम लोग को हिमालय बचाता है। दिस कीप्स द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ इंडिया फेयरली वार्म थ्रू आउट द ईयर। इसके कारण से क्या होता है, इंडिया का जो नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट है खास करके वो बाकी मतलब कि चाहे उधर वाले देशों से थोड़ा गर्म रहता है। सिंस द कोल्ड इज नॉट टू सीवियर इन द प्लेन से। और कहा जा रहा है कि प्लेन मैदानी इलाकों में जो है कोल्ड उतना ज़्यादा सीवियर नहीं हो पाता हिमालय के कारण। पीपल डू नॉट नीड हैवी क्लोथिंग एंड कैन लिव इन द ओपन फॉर लॉन्गर पीरियड।
सेकेंडली द हिमालय आर हाई एनफ टू शील्ड द कंट्री अगेंस्ट इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ। हिमालय इतना ऊंचा है कि नॉर्थ से इंडिया को उतना ज़्यादा खतरा नहीं है। दिस वॉज स्पेशली ट्रू इन द प्री इंडस्ट्रियल टाइम। एक खास करके ये तो उस समय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था प्री इंडस्ट्रियल टाइम में, व्हेन कम्युनिकेशन वाज वेरी डिफिकल्ट, जब कम्युनिकेशन काफ़ी डिफिकल्ट था। हाउएवर ऑन द नॉर्थ वेस्ट द सुलेमान माउंटेन रेंजेज व्हिच आर इन साउथ वर्ड, सुलेमान माउंटेन रेंज पाकिस्तान के आसपास भी पड़ता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में आधा पड़ता है। तो नॉर्थ वेस्ट में देखा जाए सुलेमान माउंटेन रेंज था जो साउथवर्ड डायरेक्शन में जो साउथवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है हिमालय के, है ना। हिमालय ऐसे है तो सुल्तान माउंटेन रेंज ऐसे है ना। कुड बी क्रॉस थ्रू द खैबर एंड गोलान एंड गोमाल पासेज, तो सुलेमान रेंज जो है उसको सिर्फ कुछ पासेज के थ्रू ही हम लोग उसको क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। द सुलेमान रेंजेज आर ज्वाइंट साउथवर्ड इन बलूचिस्तान, सुलेमान रेंज जो है साउथ में बलूचिस्तान उसको ज्वाइन करता है बाय द किरथार रेंजेज विच कुड बी क्रॉस थ्रू द बोलान पास, जिसको बोलान पास के थ्रू हम लोग क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग मैप देख लेते हैं, यहाँ पे मैप भी दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो है ये हिमालय है, ये काराकोरम है, ये हिमालय का रेंज, ये तीनों हो गया आपको, ठीक है। और इधर यदि देखा जाए तो इसी हिमालय का साउथवर्ड एक्सटेंशन देखें तो इधर हिंदू कुश पर्वत है, इधर सुलेमान रेंज है, किरथार रेंज है ना। ये किरथार रेंज बलूचिस्तान वाले हिस्से में आता है, इंडिया का बाउंड्री यहीं तक है, ये जो हम लाइन दिए हैं। इधर जो है इस सुलेमान रेंज आगे चल के किरथार रेंज में मिल जाता है, और कंटिन्यू इधर भी एक तरह से बोल सकते हैं थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस होकर के पहाड़ है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। थ्रू दिस पासेज टू वे ट्रैफिक बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया हैज बीन गोइंग फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम, ये सब पासेज के थ्रू, बीच में जो पासेज हैं उसके थ्रू ही जो है सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच में काफ़ी पहले से बिजनेस होता आ रहा है, ट्रेड होता आ रहा है। वेरियस पीपल फ्रॉम ईरान, अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया केम टू इंडिया एज इन्वेडर्स एंड इमिग्रेंट्स एंड वाइस वर्सा। इवन द हिंदू कुश, द वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हिमालय सिस्टम डिड नॉट फॉर्म अ इनसेपरेबल बैरियर बिटवीन द इंडस सिस्टम एंड द ऑक्सस सिस्टम, ऑक्सस एक नदी का नाम है। द पासेज फैसिलिटेटेड ट्रेड एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया ऑन वन हैंड एंड सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया एंड ये सब जो पासेज हैं, एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ जो वेस्ट एशिया है, इसके बीच में कनेक्शन का काम किए हैं। नेस्ल्ड इन द हिमालय आर द वैलीज ऑफ कश्मीर, हिमालय के वैली में ही कश्मीर सिचुएटेड है, नेपाल सिचुएटेड है। सराउंडेड बाय ऑल साइड्स बाय हाई माउंटेन्स, द वैली ऑफ कश्मीर डेवलप इट्स ओन वे ऑफ लाइफ। क्या कह रहा है कि चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे होने के कारण जो कश्मीर की घाटी है, अपने आप में एक जीने का अलग तरीका वहाँ पे, अलग जीने का तरीका वहाँ पे डेवलप किया है। बट इट कुड बी रीच थ्रू सेवरल पास है, लेकिन कश्मीर जाने के लिए कई पासेज अभी हमारे पास हैं। इन इट्स विंटर कंपेल्ड सम ऑफ इट्स पीपल टू गो टू द प्लेन्स एंड समर अट्रैक्टेड द शेफर्ड ऑफ द प्लेन्स। कहा जा रहा है कि ठंडा यहाँ इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ के कुछ लोग जो हैं जा करके प्लेनी मैदानी इलाकों में जाके बस जाते हैं, और गर्मी के दिन में मैदानी इलाके से कई शेफर्ड जो है गरेड़िए इधर आ जाते हैं। इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंटरेक्शन बिटवीन प्लेन्स एंड द वैली वाज कंटिन्यूअस, इस तरीके से कल्चरल और इकोनॉमिक दोनों तरीके का इंटरेक्शन प्लेन और वैली के बीच में होता रहा है। द पामीर प्लेटू डिडंट प्रिवेंट इट फ्रॉम बिकमिंग अ ट्रांसमिटिंग सेंटर ऑफ बुद्धिज्म फॉर एडजेसेंट एरिया ऑफ सेंट्रल एशिया। यदि बात किया जाए तो पामीर प्लेटू, जो पामीर नॉट यहाँ पे यदि देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे एक पामीर नॉट बहुत सारे मैप में आपको मिलेगा। यहाँ पे जैसे देखिए इतना सारा पहाड़ है, हिंदू कुश, हिमालय, काराकोरम रेंज वाला यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे एक इधर से पामीर प्लेटू चालू होता है, तो यहाँ पे एक नॉट बन जाता है ना, जिसको पामीर नॉट बोलते हैं। किसी किसी मैप में आपको दिखेगा यहाँ पे एक ऐसे गोल दिया रहता है, फिर इधर से ऐसे पहाड़ रहेगा, इसको लोग पामीर नॉट बोलते हैं। नॉट यानी कि गांठ, KNOT है ना। तो यहाँ पे बहुत सारा पहाड़ आकर के एक दूसरे से मिल जाता है, इसलिए इसको पामीर नॉट बोलते हैं। तो उसी का बात यहाँ पे किया जा रहा है कि द पामीर प्लेटू डिड नॉट प्रिवेंट फ्रॉम बिकमिंग एन ट्रांस, जैसे कहा जा रहा है कि पामीर का प्लेटू चाइना मतलब उस तरफ था, फिर भी जो है इंडिया का कल्चर जो है, जैसे खास करके बुद्धिज्म, वो सेंट्रल एशिया में काफ़ी ज़्यादा फैला। पामीर प्लेटू उसको नहीं रोक पाया उस बुद्धिज्म को फैलने से। द वैली ऑफ नेपाल स्मॉल इन साइज इट एक्सेसिबल टू द पीपल ऑफ गंगेटिक प्लेन थ्रू नंबर ऑफ पासेज। गंगेटिक प्लेन में जो लोग रहते हैं उनके लिए नेपाल का वैली क्रॉस करना, मतलब नेपाल में जाना उनके लिए काफ़ी आसान है, कई रास्ते हैं उसके लिए, कई पासेज हैं। लाइक कश्मीर इज ऑल्सो बिकम अ सेंटर फॉर कल्टिवेशन ऑफ संस्कृत, उसी कश्मीर भी जो है संस्कृत का एक सेंटर बन चुका था। बोथ द वैलीज बिकम रिपोजिटरीज ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट, दोनों वैली जो है, बात किया जाए नेपाल के या कश्मीर के, दोनों जो है संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट का एक तरह से हब था उस समय। द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज लेम्प्ट देमसेल्फ टू ईजियर क्लियरेंस देन द जंगल्स ऑन द एलुवियम सॉइल ऑफ द प्लेन्स। क्या कह रहा है कि जो हिमालय के फुटहिल्स हैं उनको भी साफ़ किया गया है ना, वो उनको साफ़ करना और आसान था प्लेन के मुकाबले। इट वाज इजी टू क्रॉस रिवर इन दीज एरिया बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर वाइड। क्या कह रहा है कि इस इलाके में जो हिमालय के फुटहिल्स हैं, मतलब कि तराई वाला रीजन है, उस इलाके में नदी को क्रॉस करना आसान होता है, क्योंकि नदी वहाँ पे कम चौड़े होते हैं, वही मैदानी इलाके में नदी ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, ठीक है। एंड हेंस द अर्लीस्ट रूट स्कर्टेड अलोंग द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड वाइस वर्सा।
तो इसीलिए जो है पहले के ज़माने में मतलब कि फुटहिल्स के इलाके में, तराई वाले इलाके से ज़्यादा रास्ता जाता था प्लेन के मुकाबले। नेचुरली द अर्लीस्ट एग्रीकल्चर सेटलमेंट एंड स्टेट्स वेयर फाउंडेड इन द फुटहिल्स इन द 6th सेंचुरी एंड ट्रेड रूट्स फॉलोड द तराई रोड। क्या कह रहा है कि नेचुरली देखा जाए तो पहले क्या होता था, एग्रीकल्चरल सेटलमेंट और भी जो भी स्टेट वगैरह का स्थापना किया गया था वो तराई इलाके में किया गया था और इसी रास्ते से बिजनेस ज़्यादा होता था। द हार्ट ऑफ हिस्टोरिकल इंडिया इज फाउंड बाई इंपॉर्टेंट रिवर्स विच आर स्वोलन बाय द ट्रॉपिकल मानसून रेंज। क्या कर रहे हैं कि इंडिया का जो हार्ट है एक तरह से हिस्टोरिकल इंडिया की हिस्ट्री का जो हार्ट है वो कई नदियों से जुड़ा हुआ है, नदी किनारे कई सभ्यताएं यहाँ डेवलप हुए हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ प्लेन्स ऑफ द इंडस सिस्टम, जैसे इंडस सिस्टम, इंडो गंगेटिक डिवाइड, द गंगेटिक बेसिन एंड ब्रह्मपुत्रा बेसिन। द प्रोसीडिंग फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट वी फाइंड द एनुअल रेनफॉल ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। यदि वेस्ट से हम लोग ईस्ट जाएँ, यानी कि इधर जाएँ है ना, इधर से हम लोग इधर पाकिस्तान से बांग्लादेश की तरफ जाएँ तो इधर बारिश कम होता है और इधर ज़्यादा होता है ना, नॉर्थ ईस्ट में बारिश सबसे ज़्यादा होता है। तो द Indus vegetation based on 25 to 37 सेंटीमीटर रेनफॉल एंड पॉसिबली द वेस्टर्न गंगेटिक वेजिटेशन बेस्ड ऑन 37 to 60 मीटर रेनफॉल। कहा जा रहा है कि इंडस वाला जो बेसिन है वहाँ पे बारिश जो है 25 से 37 सेंटीमीटर होता है, वहीं गंगा वाले इलाके में 37 से 60 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, कुड बी क्लियर विद द स्टोन एंड कॉपर इंप्लीमेंट्स एंड मेड फिट फॉर कल्टिवेशन। तो इस इलाके में जंगल को साफ करना आसान था, पत्थर से कॉपर के जो उस में हथियार होते थे उससे जंगल को साफ करना आसान था। बट इट वाज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ मिडिल गंगेटिक प्लेन। लेकिन मिडिल गंगेटिक प्लेन में जो है ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि यहाँ पे बारिश और ज़्यादा होता था और क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन 60 से 125 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होता था। और सर्टेनली नॉट इन द केस ऑफ लोअर गंगेटिक प्लेन ब्रह्मपुत्रा वेजिटेशन। और ब्रह्मपुत्रा वेजिटेशन और लोअर गंगेटिक प्लेन में और डिफिकल्ट था क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होता था, बारिश ज़्यादा होने के कारण वेजिटेशन वहाँ पे ज़्यादा था। यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया जो है काफ़ी थिक था। द थिकली फॉरेस्टेड एरिया विच ऑल्सो कंटेन हार्ड सॉइल कुड बी क्लियर्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट। तो ऐसे जगहों पे साफ सफाई करने के लिए, जंगल काटने के लिए आयरन के टूल्स हम लोग को चाहिए। देयरफॉर द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ लेस रेनी वेस्टर्न एरिया वेर यूटिलाइज फर्स्ट। यानी कि इस कारण से क्या होगा, जो वेस्ट का इलाका है पहले यूज किया गया और इधर वाला इलाका बाद में यूज किया गया। लार्ज स्केल ह्यूमन सेटलमेंट जनरली स्प्रेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और इस तरीके से बताया जाता है कि ह्यूमन सेटलमेंट इंडिया में वेस्ट से ईस्ट की ओर फैला है। वंस ब्राउट अंडर कल्टिवेशन द इंडस गंगेटिक प्लेन प्रोड्यूस्ड रिच क्रॉप्स। एक बार वेजिटेशन में आने के बाद जो है इंडस गंगेटिक प्लेन जो है काफ़ी ज़्यादा क्रॉप यहाँ पे डेवलप हुआ, कई क्रॉप्स यहाँ पे उगाए जाने लगे। द इंडस एंड द वेस्टर्न गंगेटिक प्लेन मेनली प्रोड्यूस्ड व्हीट एंड बार्ली। जो इंडस और गंगा का जो प्लेन है वेस्टर्न गंगेटिक प्लेन, वहाँ पे व्हीट और बार्ली काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस किया गया। वाइल द मिडिल एंड लोअर गंगेटिक प्लेन मेनली प्रोड्यूस्ड राइस। जबकि मिडिल में जो लोअर गंगेटिक प्लेन है यानी कि गंगा का आधा इलाका, यूपी के आधा से लेकर वेस्ट बंगाल तक के इलाका जो है और बांग्लादेश का इलाका जो है, यहाँ पे राइस ज़्यादा होता था। विच ऑल्सो बिकम द स्टेपल डाइट इन गुजरात एंड साउथ ऑफ द विंध्याज। द हड़प्पन कल्चर ओरिजिनेटेड एंड फ्लिस्ट इन द इंडस वैली। हड़प्पन कल्चर भी जो है इंडस वैली में सिचुएटेड था। द वैदिक कल्चर रिलेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। वैदिक कल्चर जो है भी उसी इलाके में है ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो वहाँ पे पंजाब के आसपास। एंड फ्लोरिश इन द वेस्टर्न गंगेटिक प्लेन। द पोस्ट वैदिक कल्चर मेनली बेस्ड ऑन द यूज ऑफ आयरन। जो पोस्ट वैदिक कल्चर था जो आयरन पे बेस्ड था वो मिडिल गंगेटिक प्लेन में डेवलप हुआ। द लोअर गंगेटिक वैली और नॉर्थ बंगाल रियली केम इनटू द लाइमलाइट इन द एरिया ऑफ गुप्त। तो ये जो वेस्ट बंगाल का इलाका है या लोअर गंगेटिक प्लेन है ये गुप्तों के शासनकाल में ज़्यादा लाइमलाइट में आया। एंड फाइनली द ब्रह्मपुत्रा वैली कवरिंग असम गेन इंपॉर्टेंस इन द अर्ली मिडिवल टाइम्स। और जो ब्रह्मपुत्रा वैली है जिसमें अभी असम आपको दिखता है, ये सब जो है मिडिल टाइम्स में ज़्यादा लाइमलाइट में आया है ना। इस तरीके से यहाँ इंडिया में डेवलप हुआ है सेटलमेंट। इंपॉर्टेंट पावर्स फाउट फॉर द पोसेशन ऑफ दिस वैलीज प्लेन्स एंड वैलीज। तो बहुत सारे पावर जो थे, बहुत सारे राजा जो है इसके लिए लड़ाई करते थे। स्पेशली द गंगा यमुना दोआब प्रूव्ड टू द मोस्ट कोवेटेड एंड कॉन्टेस्टेड एरिया। खास करके गंगा यमुना का जो दोआब वाला इलाका है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं। द रिवर सर्व एज द आर्टरीज ऑफ कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन। ये नदियाँ जो है एक तरह से कॉमर्स और कम्युनिकेशन के आर्टरी के रूप में यहाँ पे सर्व करती हैं। कहने मतलब कि आर्टरी और भेंस पढ़े होंगे बायो में, कहने का मतलब कि हिंदुस्तान के नसें हैं एक तरह से नदियाँ जो हैं कॉमर्स और कम्युनिकेशन के लिए। एंशियंट टाइम्स इट वाज डिफिकल्ट टू मेक रोड एंड सो मेन एंड मटेरियल वेयर मूव्ड बाय बोट। पहले रोड उतना नहीं था, रोड बनाना उतना आसान नहीं था, इसलिए जो भी सामान हुआ करता था, जो भी मटेरियल ट्रेवल करते थे, आदमी ट्रेवल करते थे, वो नाव के सहारे करते थे। द रिवर रूट्स देयर फॉर हेल्प मिलिट्री एंड कमर्शियल ट्रांसपोर्ट। रिवर रूट के सहारे मिलिट्री और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट हुआ करता था। इविडेंटली द स्टोन पिलर्स मेड बाय अशोक पेर कैरीड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री बाय बोट। कहा जा रहा है कि जैसे अशोक का पिलर जो बनाया गया था, जो इंस्क्रिप्शन वगैरह वो सेटअप करवाता था, वो नाव के सहारे ही देश के विभिन्न हिस्से में ले जाए गए थे। द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर फॉर कम्युनिकेशन कंटिन्यू टिल द डे ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और नदी का इंपॉर्टेंस जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक रहा है इंडिया में। फर्दर रिवर इंडेटेड द नेबरिंग एरिया एंड मेड देम फर्टाइल। बाद में जो है नदी किनारे का जो फर्टाइल इलाका है उसको उपजाऊ बनाने के लिए और उसमें खेती करने के लिए नहर बनाए गए।
However, they caused heavy floods which periodically destroyed towns and villages in northern plains, but so many ancient buildings have been washed away beyond recovery. Nevertheless, important towns and capitals such as Hastinapur, Prayagraj, Varanasi, Patliputra and others were situated on the banks of river. कहा जा रहा है कुछ उन नदियों में काफ़ी बाढ़ आया करता था, फिर भी उसके किनारे कई बड़े बड़े शहर बसाए गए हैं, जैसे आप यहाँ पे कुछ नाम देख सकते हैं. मॉडर्न टाइम्स अर्बन साइट्स आर सिलेक्टेड इन द रेलवे एंड रोड जंक्शन. जैसे आज के ज़माने में जो नया शहर बसाए जाते हैं रोड के किनारे या फिर रेलवे लाइन के किनारे बसाए जाते हैं या फिर किसी इंडस्ट्रियल और माइनिंग जोन में बसाए जाते हैं, लेकिन पहले क्या होता था नदी किनारे बसाए जाते थे मेनली जितने भी शहर थे. Above all, the rivers provided political and cultural boundary. रिवर आज भी जो है पॉलिटिकल और कल्चरल बाउंड्री प्रोवाइड कराता है. जैसे रावी नदी जो है, रावी नदी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाता है पंजाब के इलाके में, है ना. तो कई जगह नदी जो है बाउंड्री बनाता है. यदि देखा जाए तो गंगा भी इंडिया, बिहार और यूपी के बीच में बाउंड्री बनाता है. उसके अलावा बिहार और यूपी में घाघरा नदी जो है, जो सरयू का इधर आता है ना, वो भी बाउंड्री बनाता है. तो इस तरीके से कई नदियाँ आज भी बाउंड्री बनाती हैं. पॉलिटिकल बाउंड्री की बात किया जाए तो ऑल द रिवर प्रोवाइडेड एंड कल्चरल बाउंड्री दीज वर ऑल्सो फाउंड बाई माउंटेन्स. Thus, in the eastern part of Indian peninsula, the area known as Kaling, covering the coastal belt of Odisha, was situated between the Mahanadi on the north and Godavari on the south. जैसे देखा जाए तो जो कलिंग जो पढ़े होंगे आप लोग अशोक वाले चैप्टर में, है ना, उड़ीसा जो आज है, तो नॉर्थ में महानदी से लेकर साउथ में गोदावरी नदी तक फैला था. सिमिलरली आंध्र प्रदेश मोस्टली ले बिटवीन गोदावरी इन द नॉर्थ, तो जिसके नॉर्थ में गोदावरी था और कृष्णा था साउथ में. द डेल्टाइक प्लेन्स फॉर्म बाय दीज टू रिवर्स देयर माउथ शोड द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बिगिनिंग ऑफ द क्रिश्चियन इरा वेयर दे बिकम studded with the towns and ports under the Satavahanas and their successor. Finally, a major part of Tamil Nadu was situated with the Krishna on the north and Kaveri in the south. तमिलनाडु का एक बड़ा सा हिस्सा कृष्णा से लेकर कावेरी तक फैला था. The Kaveri valley extended in the south roughly to the Vaigai rivers and in the north to the South Pennar river. It formed a distinct geographical zone and became the seat of the Chol power and little before the beginning of Christian era. वहीं कावेरी रिवर से एक्सटेंड करते हुए यदि हम लोग पेन्नार रिवर तक जाएं, है ना, और वैगई रिवर होते हुए, तो हम लोग को चोल का जो राज्य था वो मिल जाएगा. इस तरीके से पहले पॉलिटिकल बाउंड्री भी नदी के आधार पे होता था. दिस एरिया वाज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्दर्न तमिलनाडु विच कंसिडर्ड अपलैंड एंड केम इनटू प्रोमिनेंस अंडर द पल्लवाज इन द 4th to 6th सेंचुरी. कहा जा रहा है कि ये एरिया तमिलनाडु से डिफरेंट था और ये 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में लाइमलाइट में आया था. द ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला इज बाउंडेड बाई कोरोमंडल कोस्ट. पेनिनसुला जो हमारा है उसका ईस्टर्न पार्ट है ना, यानी इधर वाला जो हिस्सा है कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है. ऑल्दो द कोस्टल इज फ्लैंकेड बाई द ईस्टर्न घाट और द स्टेप्स. द घाट्स आर नॉट वेरी हाई. ईस्टर्न घाट जो है काफ़ी ऊंचा नहीं है, वेस्टर्न घाट ज़्यादा ऊंचा है, ठीक है. एंड सेवरल ओपनिंग, और ईस्टर्न घाट में ज़्यादा ओपनिंग है क्योंकि इधर ज़्यादा नदियाँ बहती हैं. वहीं वेस्टर्न घाट जो है कंटिन्यूअस है, उधर नदियाँ कम है इसलिए वो कंटिन्यूअस है. दस कम्युनिकेशन बिटवीन द ईस्टर्न कोस्ट ऑन वन हैंड ऑन द एंड द अदर पार्ट्स ऑफ आंध्र एंड तमिलनाडु ऑन द अदर वाज नॉट डिफिकल्ट इन एंशियंट टाइम. द पोर्ट सिटीज ऑफ अरिकामेडु आज का नाम है ना, महाबलीपुरम एंड कावेरी पट्टनम आर सिचुएटेड इन द कोरोमंडल कोस्ट. ये सब जो है कोरोमंडल कोस्ट पे सिचुएटेड. इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला वी डोंट हैव सच डिस्टिंक्ट यूनिट. क्या करें, वेस्टर्न पार्ट में इस तरीके का डिस्टिंक्ट रीजनल यूनिट नहीं था, बट वी कैन लोकेट महाराष्ट्र बिटवीन द तापी एंड तापी जिसको दमन गंगा भी बोलते हैं ऑन द नॉर्थ एंड द भीमा ऑन द साउथ, है ना. तापी और भीमा नदी के बीच में महाराष्ट्र पहले सिचुएटेड था. द एरिया कवर्ड बाय कर्नाटका सीम टू हैव बीन सिचुएटेड बिटवीन भीमा एंड द अपर रीजन्स ऑफ कृष्णा ऑन द नॉर्थ एंड तुंगभद्रा ऑन द साउथ, है ना. तो इस तरीके से कर्नाटका भीमा और तुंगभद्रा नदी के बीच में था. फॉर द लॉन्ग टाइम द तुंगभद्रा प्रोवाइडेड नेचुरल फ्रंटियर बिटवीन द वेरिंग पावर लाइंग टू द नॉर्थ एंड साउथ. जस्ट एज द चालुक्याज ऑफ द बदामी एंड राष्ट्रकूट फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सटेंड देयर स्वे टू द साउथ ऑफ तुंगभद्रा, सो ऑल्सो डिफिकल्ट पल्लव एंड चोल फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सटेंड द टेरिटरी टू द साउथ नॉर्थ. जैसे कह रहा है कि जैसे जिस तरीके से चालुक्य और जो बादामी के चालुक्य थे और राष्ट्रकूट जो राजा थे वो तुंगभद्रा नदी के साउथ में नहीं जा पाए, उसी तरह से नीचे से जो चोल राजा थे, पल्लव राजा थे, वो तुंगभद्रा के नॉर्थ में नहीं जा पाए, है ना. तो इस तरीके से नदी एक पॉलिटिकल बाउंड्री बनाता था. द कोस्टल एरिया इन द एक्सट्रीम साउथ वेस्ट ऑफ द पेनिनसुला वाज कवर्ड बाय द मॉडर्न स्टेट ऑफ केरला. वहीं जो कोस्टल एरिया है जो सबसे साउथ में है पेनिनसुला का, ठीक है, वो केरला उस समय भी था. द सी कोस्ट अलोंग द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला को मालाबार कोस्ट. इसका जो कोस्ट है उसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं, केरला वाले कोस्ट को. Although the coast came to behave several ports and small kingdoms, communication between the coast and the adjoining area of Maharashtra, Karnataka and Kerala was rendered difficult by the Western Ghat and difficult passage to cross. तो जैसा कि पहले बताएं कि वेस्टर्न घाट में काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, यहाँ पे पासेज का संख्या कम है, कंटिन्यूअस है ना. इस कारण से क्या होता था, इसको क्रॉस करना उतना आसान नहीं है. इन बिटवीन द इंडस एंड द गंगेटिक सिस्टम इन द नॉर्थ एंड द विंध्या माउंटेन्स ऑन द साउथ लाइज द स्ट्रेच ऑफ लैंड. जैसे कहा जाए तो इंडस और गंगेटिक सिस्टम जो नॉर्थ में है और विंध्य माउंटेन जो मतलब कि बीच में मिडिल इंडिया में आजकल बोल सकते हैं, तो उसके साउथ में जो विंध्य माउंटेन है उसके बीच में एक ज़मीन है ना,
जो इधर से बताया जाता है अरावली माउंटेन से बांटा जा रहा है 2 पार्ट में। ये बात किया जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान को कंबाइन करते हुए। द एरिया वेस्ट ऑफ अरावली इज कवर्ड बाई थार डेजर्ट। थार डेजर्ट मतलब कि अरावली के वेस्ट में, यानी कि इधर में जो एरिया वो थार डेजर्ट है, और इधर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल इलाका है। द वास्ट एक्सपेंस ऑफ डेजर्ट मेड ह्यूमन सेटलमेंट इम्पॉसिबल इन एंशिएंट टाइम। हाउएवर वेरी फर्टाइल ओएसिस scattered in the desert were settled, and from early times it is impossible to cross the desert by means of camels. The southeastern portion of Rajasthan has become a comparatively fertile area since ancient times. यदि राजस्थान का साउथ ईस्टर्न पार्ट देखा जाए, ठीक है, साउथ ईस्ट पार्ट देखा जाए इसका, तो ये ज़्यादा फर्टाइल है ना, एंशियंट टाइम से ही। एंड बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ खेतरी कॉपर माइंस, खेतरी कॉपर माइंस काफ़ी फेमस कॉपर माइंस है राजस्थान का, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट काफ़ी पहले से रहा है, चैल्कोलिथिक पीरियड से ही, है ना, कॉपर के कारण। राजस्थान सेट्स ऑफ इनटू द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ गुजरात विच आर ड्रेन्ड बाय द वाटर ऑफ नर्मदा। राजस्थान का कुछ इलाका जो है और गुजरात के कुछ इलाका प्लेन इलाके में आते हैं, जिसमें मेनली नर्मदा का पानी, तापी और माही का पानी आता है। एंड साबरमती सिचुएटेड एट द एंड ऑफ नॉर्थ वेस्ट पोर्शन ऑफ द डेक्कन प्लेटो। गुजरात इंक्लूड द लेस रेनी रीजन एट काठियावाड़ पेंसुला। गुजरात में एक मतलब काठियावाड़ पेनिनसुला है जो कम रेन वाला इलाका है, कम बारिश होता है वहाँ। द कोस्टल एरिया ऑफ दिस स्टेट इज फेयरली इंडेंटेड, allowing the existence of several harbors. Therefore, since ancient times, Gujarat has been famous for its coastal and foreign trade. इसीलिए जो है गुजरात जो है काफ़ी पहले से ही कोस्टल और फॉरेन ट्रेड के लिए काफ़ी फेमस रहा है। एंड पीपल्स हैव बीन प्रूव टू इंटरप्राइजिंग ट्रेड। यहाँ के लोग को ट्रेडर्स के रूप में जाना जाता है, गुजरात के लोगों को ज़्यादा, उन लोगों को बिजनेस माइंडेड माना जाता है आज भी। साउथ ऑफ द गंगा यमुना दोआब and bounded by Chamba river on the west, Son river on the east, and the Vindhyas mountain and Nanda river on the south, lies the state of मध्य प्रदेश। यदि मध्य प्रदेश का बाउंड्री देखा जाए तो गंगा जमुना दोआब नॉर्थ में है, चंबल रिवर जो है इसके वेस्ट में है, और देखा जाए तो सोन रिवर ईस्ट में है, विंध्या माउंटेन्स, नर्मदा रिवर, ये सब, तो ये सब मिलाकर के जो चारों तरफ से एक स्टेट बनता है वो मध्य प्रदेश है। इट्स नॉर्दर्न पार्ट कंसिस्ट ऑफ फर्टाइल प्लेन। मध्य प्रदेश का जो नॉर्दर्न पार्ट है फर्टाइल प्लेन है। एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री। तो ये उस जमाने की बात है ना, मध्य प्रदेश उस समय का सबसे बड़ा स्टेट था, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐड था एक दूसरे में से। अभी राजस्थान सबसे बड़ा है। एंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इन 2 पार्ट। इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। द ईस्टर्न पार्ट मोस्टली कवर्ड बाय द विंध्याज बिकेम हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट गुप्ता टाइम्स इन द 4th and 5th सेंचुरी। यदि मध्य प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट देखा जाए तो विंध्य माउंटेन इसमें आता है, जो गुप्त के समय, गुप्त काल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, हिस्टोरिकली काफ़ी। बट वेस्टर्न मध्य प्रदेश इंक्लूड मालवा। वेस्टर्न मध्य प्रदेश में देखा तो मालवा प्लेटू है, विच हैज बीन द सीन ऑफ हिस्टोरिकल एक्टिविटीज फ्रॉम द 6th century BC ऑनवर्ड्स। मालवा सर्व्ड एज एन इंपॉर्टेंट हिंटरलैंड फॉर द गुजरात पोर्ट्स एंड मैनी वार्स वेयर फॉट बिटवीन द डेक्कन एंड नॉर्दर्न पावर्स ऑफ पोसेस ऑफ मालवा एंड गुजरात। कह रहा मालवा एक हिंटरलैंड की तरह वर्क करता है गुजरात के पोर्ट के लिए, यानी कि उसके जो द्वीपे क्या बोलते हैं बंदरगाह है उसके लिए, और मालवा के लिए काफ़ी, मालवा में मतलब काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी हुआ है डेक्कन और नॉर्दर्न पावर के बीच में, उत्तर भारत के राजाओं के बीच में। द सतवाहन फाउंड देयर पोसेशन ऑफ दिस की एरिया इन द 1st and 2nd century AD। जो शक राजा थे और सतवाहन राजा थे, ये पहली या दूसरी शताब्दी में के बीच मतलब कि मालवा प्लेटू पे लड़ाई हुआ था। द मराठा एंड राजपूत इन द 18th century। वहीं 18वीं शताब्दी में बात किया तो मराठा और राजपूत के बीच में इसके लिए लड़ाई हुआ। Each one of the area bound by rivers and in some cases mountains and sometimes identical with delta and plateau constituted a political and administrative unit in which different ruling dynasties rose and fell। क्या कर रहा है कि हर एक एरिया की बात किया जाए, each one of the area bound by rivers, जो नदी के द्वारा बाउंडेड है, इन सम केसेज माउंटेन्स एंड समटाइम आइडेंटिकल विद डेल्टा, कई केस में माउंटेन कई केस में डेल्टा जो है एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में वर्क करता है, जिसमें कई डायनेस्टी राइज हुए, कई डायनेस्टी का फॉल हुआ। ऑन अकाउंट ऑफ डिफिकल्ट कम्युनिकेशन in the vast country and the defensibility of natural frontier, it was not easy for ruling class of one region to establish its rule over all other region। जैसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन इतना डिफिकल्ट था, इतना बड़ा देश है हमारा, वहाँ पे कम्युनिकेशन करना डिफिकल्ट था। नेचुरल बाउंड्री होने के कारण काफ़ी ज़्यादा डिफेंस प्रोवाइड करता था हर एक राजाओं को, यानी ये इजी नहीं था कि एक राजा जो है जाकर दूसरे राजा पे चढ़ाई करे और उसको जीत ले। इन कोर्स ऑफ टाइम एवरी रीजन ग्रीव इन अ डिस्टिंक्ट कल्चरल यूनिट हैविंग इन ओन स्टाइल ऑफ लाइफ एंड लैंग्वेज। इस कारण से क्या हुआ कि हर एक रीजन जो है अपना अपना अलग अलग कल्चर डेवलप कर लिया। हर एक रीजन था एक दूसरे से मिंगल नहीं हो पाया, जिस कारण से क्या हुआ कि हर एक रीजन का अपना अपना एक कल्चर डेवलप हुआ, अपना लैंग्वेज डेवलप हुआ। बट इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया मोस्ट लैंग्वेज वर डिराइव फ्रॉम द सेम इंडो आर्यन स्टॉक। लेकिन इन नॉर्दर्न इंडिया में ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे मैदानी इलाका था तो लोग एक जगह से दूसरे जाते थे, जिसके कारण से कल्चर उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ। सारे लोगों का एक ही मतलब जो भी लैंग्वेज हो इंडो आर्यन ओरिजिन का है, जिस कारण से कई इनके भाषाओं में कई चीज़ का समानता है। विच इज़ फर्दर इंपॉर्टेंट ऑलमोस्ट ऑल ओवर द कंट्री संस्कृत कम टू बी कल्टिवेटेड एंड अंडरस्टूड। इस कारण से संस्कृत जो इधर का एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बना, जिसके उसी के ओरिजिन के डिफरेंट वर्ड यूज किए जाने लगे।
द विंध्य माउंटेन्स कट राइट अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड फ्रॉम बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। विंध्य माउंटेन जो है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में बाउंड्री माना जाता है काफ़ी पहले से ही। द स्पीकर्स ऑफ द द्रविडियन लैंग्वेज डिवाइडेड साउथ ऑफ द विंध्य एंड द आर्यन लैंग्वेज नॉर्थ ऑफ इट। जैसे कह रहा है कि विंध्य माउंटेन के नॉर्थ में आर्यन लैंग्वेज और नीचे में द्रविडियन ओरिजिन के लैंग्वेज। इन बिटवीन लिव ट्राइबल पीपल, इसके बीच में ट्राइबल लोग रहते हैं। इन द विंध्य रीजन्स वेयर दे आर स्टिल फाउंड, आज भी वहाँ पे कई ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पे। द कोस्टल एरिया अलॉन्ग द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट अट्रैक्टेड सेटलर एंड ट्रेडर्स एंड द साउथ कैरिड अ फ्लोरिशिंग फॉरेन ट्रेड। क्या कह रहा है कि कोस्टल एरिया होने के कारण साउथ में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड का विस्तार हुआ, फॉरेन ट्रेड खास करके। द विंध्याज डू नॉट कंस्टिट्यूट insurmountable barriers in ancient times in spite of difficulties communication people moved from north to south। कहा जा रहा है कि विंध्य जो है एक तरह से इनसेपरेबल नहीं रहा। विंध्य माउंटेन जो है, विंध्य पर्वत एक तरह से पूरी तरीके से बैरियर का काम नहीं कर पाया। कई लोग उस जमाने में भी क्रॉस कर जाते थे उसको, नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ। दिस लेड टू गिव एंड टेक इन कल्चर एंड लैंग्वेज, इसके कारण से लैंग्वेज और कल्चर का गिव एंड टेक हुआ। अगेन एंड अगेन द नॉर्थर्न पावर मूव डाउन टू द साउथ एंड साउदर्न रूलर्स मूव अप टू द नॉर्थ। जैसे कहा जा रहा है कि बार बार जो है नॉर्थ इंडिया का पावर साउथ में, तो वहाँ के राजा और नीचे के राजा नॉर्थ में आकर के लड़ाई लड़ते थे। सो ऑल्सो डिड द ट्रेडर्स, ट्रेडर्स जो है मिशनरीज एंड कल्चरल लीडर्स पार्टिकुलरली द ब्राह्मण्स। द टू वे ट्रैफिक रिमेंड कॉन्स्टेंट एंड हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ कंपोजिट कल्चर। टू वे ट्रैफिक रहा बहुत दिनों तक और एक तरह से कंपोजिट कल्चर डेवलप हुआ। ऑल द मोस्ट रीजन्स हैड वेल डिफाइंड नेचुरल फ्रंटियर, नॉट एवरी रीजन पोसेस द रिसोर्स नेसेसरी टू कीप लाइफ गोइंग। क्या कह रहे हैं कि हर एक जो रीजन है उसका एक नेचुरल फ्रंटियर तो था, लेकिन हर एक रीजन अपने आप में इतना ज़्यादा डिपेंडेंट, मतलब कि इतना उसके पास रिसोर्सेज नहीं था कि अपने लाइफ को बिना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वो काम चला सकता। देयरफॉर फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम ऑनवर्ड द कॉमन नीड फॉर मेटल एंड अदर रिसोर्सेज प्रोड्यूस अ नेटवर्क ऑफ इंटर कनेक्शन। तो यानी कि जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं रहेगा तो दूसरे स्टेट से खरीदेंगे। इस कारण से क्या हुआ, एक नेटवर्क बना, इंटरकनेक्शन बना बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। द एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री हैज एन इंपॉर्टेंट बेरिंग ऑन इट्स हिस्ट्री। क्या करें कि हिस्ट्री में भी देखा जाए तो इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज पे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया, काफ़ी ज़्यादा उनका दोहन किया गया। अंटिल ह्यूमन सेटलमेंट डेवलप ऑन अ लार्ज स्केल बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल अ गुड पार्ट ऑफ इंडियन प्लेन्स अबाउंडेड इन द थिकी फॉरेस्ट एरिया। क्या जैसे कहा जा रहा है कि पहले जब इंडिया का पॉपुलेशन काफ़ी कम था तो एक इंडिया का बड़ा सा हिस्सा जो है यहाँ पे थिकली फॉरेस्ट था, है ना, काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्टेड एरिया था। विच प्रोवाइडेड गेम एंड सप्लाइड फॉरेज फ्यूल एंड टिम्बर, जहाँ से हम लोग को फ्यूल मिलता था, टिम्बर यानी लकड़ी मिलता था। इन अर्ली टाइम्स व्हेन बर्न्ट ब्रिक्स वेयर नॉट मच इन यूज, जब पके हुए ईंटों का यूज नहीं होता था। टिम्बर हाउस एंड पैलिसेड्स वेयर कंस्ट्रक्टेड, तो उसमें मिट्टी के घर बनाए जाते थे, लकड़ी से घर बनाए जाते थे। दे हैव बीन फाउंड इन पाटलिपुत्र द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल ऑफ इंडिया। बात किया जाए तो ये पाटलिपुत्र में पाए जाते थे, जो इंडिया का पहला कैपिटल माना जा सकता है, एक इंपॉर्टेंट कैपिटल। फॉर कंस्ट्रक्शन एंड टूल मेकिंग ऑल काइंड ऑफ स्टोन इंक्लूडिंग सैंड स्टोन अवेलेबल इन द कंट्री। टूल मेकिंग के लिए हर तरीके के स्टोन, खास करके सैंड स्टोन पूरे देश भर में पाया जाता है, अवेलेबल है। द अर्लीस्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया इन द हिली एरिया एंड दोज रिवर वैलीज विच आर सिचुएटेड इन द हिल्स। क्या कह रहा है कि अर्लीस्ट ह्यूमन सेटलमेंट की बात किया जाए इंडिया में तो हिली एरिया में पाए जाते हैं या फिर ऐसे वैली में पाए जाते हैं जो नदी किनारे हैं। इन हिस्टोरिकल टाइम्स मोर टेम्पल्स एंड पीस ऑफ स्कल्पचर वेयर मेड ऑफ स्टोन इन डेक्कन एंड साउथ इंडिया देन इन प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। कहा जा रहा है कि देखा जाए हिस्टोरिकल टाइम्स में तो ज़्यादा टेम्पल आपको मिलेगा, मोर टेम्पल एंड पीसेज ऑफ स्कल्पचर, जो स्कल्पचर हैं उसका संख्या ज़्यादा मिलेगा आपको डेक्कन और साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया के मुकाबले। कॉपर इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंट्री, कॉपर जो है कंट्री में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। द रिचेस्ट कॉपर माइंस आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो जहाँ सबसे ज़्यादा कॉपर पाया जाता है छोटा नागपुर प्लेट में पाया जाता है, पार्टिकुलरली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंहभूम, खास करके सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। द कॉपर बेल्ट इज ऑल्सो 130 किलोमीटर लॉन्ग एंड सो मैनी साइंस ऑफ एंशिएंट वर्किंग है। जो कॉपर बेल्ट है लगभग 130 किलोमीटर लंबा है और कई तरह के एंशिएंट वर्किंग का साइन आपको दिखाता है। कहने तो यहाँ पे देखने से पता चलता है कि काफ़ी पहले से कॉपर यहाँ से निकाला जाता है। द अर्लीस्ट पीपल हु यूज्ड कॉपर इंप्लीमेंट्स इन बिहार एक्सप्लोटेड द कॉपर माइंस ऑफ सिंहभूम एंड हजारीबाग एंड मैनी कॉपर टूल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन साउथ बिहार एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो कहा जा रहा है कि इस इलाके में साउथ बिहार यानी जो झारखंड आज का है और मध्य प्रदेश में आपको कई इस तरह के कॉपर टूल्स मिल जाएंगे। रिच कॉपर डिपॉजिट ऑल्सो फाउंड इन खेतरी माइंस इन राजस्थान, राजस्थान का जो खेतरी माइंस है वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में कॉपर पाया जाता है। दीज आर टैप्ड बाय बोथ प्री वैदिक एंड वैदिक पीपल, तो इस इलाके में प्री वैदिक और वैदिक पीपल के द्वारा भी कॉपर का एक्सप्लोटेशन हुआ है, जो एरिया पाकिस्तान में चला गया है। राजस्थान, गुजरात एंड गंगा दोआब न्यूमरस कॉपर बेल्ट्स हैव बीन फाउंड इन खेतरी जोन एंड दे सीम टू बिलोंग अ पीरियड ऑफ एंटेरियर टू अबाउट 1000 BC। क्या कह रहा है कि ये जो इसका टाइम पीरियड देखा जाए खेतरी माइंस में जो कॉपर निकाला जाता है उस समय का, तो लगभग 1000 साल ईसा पूर्व से ही निकाला जा रहा है वहाँ पे। सिंस कॉपर वॉज फर्स्ट मेटल टू बी यूज इट इज इन्वेस्टेड विद ग्रेट प्योरिटी बाय द हिंदूज। क्या कह रहा है, कॉपर पहला मेटल था जो यूज में लिया गया इंसानों के द्वारा, इस कारण से हिंदू धर्म में इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है,
कॉपर का बर्तन जो है रिलीजियस फंक्शन में यूज किया जाता है। द कंट्री टुडे प्रोड्यूसेज प्रैक्टिकली नो टीन, कह रहा है कंट्री में आज देखा जाए तो टीन उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं होता, लगभग न के बराबर। दिस वॉज स्कार्स इवन इन द एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम में भी टीन का इसका मतलब टीन का यूज उतना नहीं होता था, प्रोडक्शन नहीं होता। देयर इज रीजन टू बी बिलीव दैट इट वॉज फाउंड इन राजस्थान, साउथ मध्य प्रदेश एंड बिहार, बट इट डिपोजिट्स हैव बीन ऑलमोस्ट यूज्ड अप। तो ऐसा माना जाता है कि टीन का जो भंडार था हमारे यहाँ, और राजस्थान में था, मध्य प्रदेश में था, बिहार में था, लेकिन अब टोटली यूज कर लिया गया है। ठीक है। सिंस ब्रॉन्ज इज मेड बाय मिक्सिंग टीन विथ कॉपर, तो ब्रॉन्ज जो है कॉपर और टीन को मिला करके बनाया जाता है। वी डू नॉट फाइंड एनी ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स, क्या करें कि हम लोग जो है ब्रॉन्ज को नहीं ढूंढ पाए हैं प्री हिस्टोरिक टाइम्स में। द हड़प्पन पॉसिबली प्रोड्यूस सम टीन फ्रॉम राजस्थान, हड़प्पन के पीपल जो थे राजस्थान से कुछ टीन लाते थे, बट देयर मेन सप्लाई केम फ्रॉम अफगानिस्तान एंड इवन दिस वाज लिमिटेड, लेकिन उनका जो टीन के लिए मेन सप्लाई था वो अफगानिस्तान से आता था और वो भी कम संख्या में। हेंस ऑल द हड़प्पन पीपल्स यूज ब्रॉन्ज टूल्स, इस तरह से जितने भी हड़प्पन पीपल थे ब्रॉन्ज टूल यूज करते थे। देयर नंबर कंपेयर्ड विद फाउंड इन वेस्टर्न एशिया, इजिप्ट एंड क्रीट इज वेरी स्मॉल एंड देयर टूल्स कैरी अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ टीन, क्या कह रहा है कि इसलिए हड़प्पन पीपल के टूल्स को देखा जाए तो उनके टूल्स में काफ़ी कम संख्या में, काफ़ी कम परसेंटेज में टीन अवेलेबल होता था। देयरफॉर द मेजर पोर्शन ऑफ इंडिया है नो ब्रॉन्ज एज, इस तरह से इंडिया के एक बड़े हिस्से में ब्रॉन्ज एज का कोई सेटलमेंट नहीं मिलता है। दैट इज एन एज विच टूल्स एंड इम्प्लीमेंटेशन और मोस्टली बड़े ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज एज उसको बोलते हैं जिसमें जो टूल्स है, जो भी इंप्लीमेंटेशन है वो ब्रॉन्ज का बना हुआ है। स्टार्टिंग विथ अर्ली सेंचुरीज ऑफ द क्रिश्चियन एरा, इंडिया डेवलप्ड इंटीमेट कनेक्शन विथ बर्मा एंड द मलय पेंसुला इन मलेशिया विच पोसेस्ड प्लेंटी ऑफ टीन। वहीं जब क्रिश्चियन इरा स्टार्ट हुआ है ना कि एडी में देखा जाए तो इंडिया का कनेक्शन मलय पेनिनसुला से, बर्मा से सिचुएट मतलब कि हुआ, वहाँ टीन काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाया जाता है। दिस मेड पॉसिबल द यूज ऑफ ब्रॉन्ज ऑन लार्ज स्केल, इस कारण से ब्रॉन्ज एज इंडिया में शुरुआत हुआ, ज़्यादा संख्या में कांसा का यूज होने लगा ब्रॉन्ज का, स्पेशली फॉर द स्टैचू ऑफ गॉड इन साउथ इंडिया, खास करके साउथ इंडिया में मूर्ति बनाने के लिए गॉड। टीन फॉर बिहार जोन्स ऑफ पाल टाइम्स ऑफ पॉसिबली ऑब्टेन्ड फ्रॉम गया, बिहार में टीन जो है पाया जाता था पाल के समय में, पाल राजाओं के समय, खास करके गया, हजारीबाग और रांची से। ठीक है। फॉर इन हजारीबाग टीन और स्मेल्टेड टिल मिडिल ऑफ द लास्ट सेंचुरी, पिछले सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी जो है यानी 1950 तक, 1900 समथिंग तक। ठीक है। स्मेल्टिंग यूनिट था टीन का। इंडिया हैज बी रिच इन आयरन और व्हिच आर फाउंड पर्टिकुलर इन साउथ बिहार, कहा जा रहा है कि इंडिया जो है आयरन और में काफ़ी ज़्यादा रिच था, जो मेनली साउथ बिहार, ईस्टर्न मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका में सिचुएटेड था। वन द आर्ट ऑफ स्मेल्टिंग यूजिंग बेलो वाज लर्न्ड, जब जो है खास करके स्मेल्टिंग का कला सबको सीख लिया है ना, स्टील बनाने की कला जब सीख लिया। आयरन कोड बी यूज्ड फॉर वार एंड मोर यूजफुली फॉर क्लियरेंस ऑफ जंगल एंड फॉर डीप एंड रेगुलर कल्टिवेशन। द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट एम्पायर इन मगध इन द 6th to 4th century BC ओड टू एबिलिटी ऑफ आयरन, कह रहा है कि मगध साम्राज्य इतना ज़्यादा फैला, इसका भी एक रीज़न है कि इस एरिया में आयरन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था। द लार्ज स्केल यूज ऑफ आयरन मेड अवंती विथ इट्स कैपिटल एट उज्जैन एन इंपॉर्टेंट किंगडम, आयरन के यूज के कारण अवंती जो है जिसका कैपिटल उज्जैन था एक इंपॉर्टेंट किंगडम बन पाया 5th to 6th century में। सतवाहन एंड द अदर पावर्स विच रोज साउथ ऑफ विंध्याज may have exploited आयरन ओर्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, वही इस तरह से कह रहा है कि बाकी जो राजा उस इलाके में रहते थे सतवाहन जैसे, वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से आयरन ओर का एक्सप्लोर कर सकते थे। आंध्र पोसेज रिसोर्सेज इन लीड विच एक्सपीरियंस द लार्ज निमरस लीड क्वाइंस इन किंगडम्स ऑफ द सतवाहन हु रूल्ड ओवर आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र इन द फर्स्ट 2 centuries ऑफ क्रिश्चियन इरा, कह रहा है कि शुरू के जो 2 AD हुआ है ना, 2 century AD तक ये जो राजा थे सतवाहन राजा जो थे आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र पर शासन किए, उनके राज्य में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में लीड क्वाइंस हम लोग को मिला है। ठीक है। और आंध्र प्रदेश उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब आंध्र प्रदेश में मिला है, वहाँ पे लीड काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। द अर्लीस्ट क्वाइंस कॉल्ड द पंच मार्क क्वाइन विच मेड लार्जली ऑफ सिल्वर ऑल्दो दिस मेटल रेयरली फाउंड इन द कंट्री, कर पहले जो सिक्का होता था चांदी का बना होता था, हालांकि चांदी इंडिया में काफ़ी कम पाया जाता है, लेकिन पंच मार्क क्वाइन अधिकांशतः चांदी के होते थे। हाउएवर सिल्वर माइंस एग्जिस्टेड इन अर्ली टाइम्स इन खड़गपुर हिल्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंगेर एंड आर एज मेंशनड एट द टाइम ऑफ अकबर, अकबर के समय देखा जाए तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में जो है खड़गपुर हिल्स में इस तरीके के पाए जाते थे, चांदी के भंडार पाए जाते थे अकबर के समय में। दिस अकाउंट्स फॉर द यूज ऑफ वाइट मेटल्स इन द अर्लीस्ट पंच मार्क क्वाइंस फाउंड इन बिहार। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गोल्ड डस्ट विच वर कैरिड बाई रिवर स्ट्रीम फ्रॉम द हिमालय आर कलेक्टेड फ्रॉम डिपॉजिट रिवर चैनल्स इन द प्लेन्स, कह रहा है कई नदी हैं वहाँ पे गोल्ड डस्ट उनके रिवर में पाया जाता है, उनके नदी के धाराओं में पाया जाता है जो हिमालय से लाए जाते हैं। ठीक है, मतलब नदी हिमालय से आता है। दिस डिपॉजिट्स आर कॉल्ड प्लेसर्स, ऐसे डिपॉजिट को प्लेसर्स बोलते थे। गोल्ड इज फाउंड इन कोलार गोल्ड फील्ड ऑफ कर्नाटका, है ना, गोल्ड जो इंडिया में कोलार गोल्ड फील्ड जो कर्नाटका वहाँ पाया जाता है। द वेरियली ट्रेस ऑफ गोल्ड हैज फाउंड ऑफ न्यू स्टोन एज साइट ऑफ 1800 BC इन कर्नाटका।
वी हैव नो इंडिकेशन ऑफ इट्स एक्सप्लोटेशन बिगिनिंग ऑफ सेकंड सेंचुरी। कहा जा रहा है कि यहाँ पे मतलब इंडिया में गोल्ड निकालने का माइंस हमको 2 सेंचुरी AD तक का नहीं मिलता है। कोलार इज कंसिडर्ड टू बी अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ गंगाज ऑफ द साउथ कर्नाटका। साउथ कर्नाटका में जो गंगा राजा थे है ना, उनका कैपिटल के रूप में कोलार को माना जाता है। मच ऑफ द गोल्ड यूज इन अर्ली टाइम्स ऑप्टेन फ्रॉम सेंट्रल एशिया। जो भी हम लोग यूज करते थे गोल्ड वो सेंट्रल एशिया से पाया जाता था। एंड द रोमन एम्पायर गोल्ड कॉइंस देयरफॉर केम इनटू रेगुलर यूज इन द फर्स्ट 5 सेंचुरी ऑफ क्रिश्चियन एरा। एज द लोकल रिसोर्सेज नॉट सफिशिएंट टू मेंटेन द गोल्ड करेंसी। कह रहे हैं कि यहाँ का इतना रिसोर्स नहीं था कि गोल्ड करेंसी को हम लोग मेंटेन रख पाए, ठीक है। ओवर अ लॉन्ग स्पेल ऑफ टाइम वंस द सप्लाई फ्रॉम आउटसाइड स्टॉप गोल्ड बिकम रेयर। तो जब बाहर से सप्लाई कम होने लगा गोल्ड का, तो इंडिया में गोल्ड जो है कम मात्रा में होने लगा। इन एंशियंट टाइम इंडिया आल्सो प्रोड्यूस्ड अ वैरायटी ऑफ प्रीशियस स्टोन। पुराने ज़माने में देखा जाए तो इंडिया में और भी ज़्यादा महंगे महंगे स्टोन पाए जाते थे, जैसे पर्ल्स हो गया, स्पेशली इन सेंट्रल इंडिया, ओडिशा एंड साउथ इंडिया। प्रीशियस स्टोन फॉर्म्ड एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड इन आर्टिकल्स विच वर ईगरली साउट बाय द रोमन्स इन द अर्ली सेंचुरी ऑफ क्रिश्चियन एरा। क्या कह रहा है कि प्रीशियस स्टोन जो है एक इंपॉर्टेंट आइटम था ट्रेड का, ठीक है, जो रोम से जो लोग व्यापार जो यहाँ आते थे उनके लिए भी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है, यदि आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, है ना। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। वाई इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री को समझने के लिए ज्योग्राफी, उस इलाके का ज्योग्राफिकल फीचर समझना क्यों जरूरी है। डिस्कस विद एग्जाम्पल ऑफ एंशियंट इंडिया हिस्ट्री। मेंशन द इंपॉर्टेंट मेटल्स फाउंड इन इंडिया टू व्हाट यूज वेयर द इन एंशियंट टाइम्स, है ना। तो यदि आपसे पॉसिबल हो तो क्वेश्चन को घर पे लिख के प्रैक्टिस करें। इधर कुछ मैप था जिसको हम छोड़ के आए हैं, है ना, हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखा रहा है कॉपर, आयरन और गोल्ड डिपॉजिट्स इन इंडिया, कहाँ कहाँ किस तरीके का डिपॉजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं जो सर्कल में वो गोल्ड है, तो गोल्ड आपको सिर्फ इधर मिलेगा, और 3 डॉट वाला कॉपर है ना। तो गोल्ड जैसे यहाँ पे देख सकते हैं रायचूर, ठीक है। यहाँ कोलार गोल्ड फील्ड जो है यहाँ पे, ये कर्नाटका में आता है अभी। बाकी ये सब जो है आयरन का है, सॉरी आयरन का ही है, हाँ, ये सब जो है आयरन का है। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में आयरन कॉपर दोनों है, ठीक है। खेतरी में गोल्ड माइंस, खेतरी कॉपर माइंस, ठीक है, यहाँ पे। तो इस तरीके से था। आगे देखते हैं हम लोग, एक और मैप था इधर। ये रेनफॉल दिखाता है, किधर रेनफॉल ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा इधर से जाते थे रेनफॉल ज़्यादा होता है, इधर कम होता है, इधर ज़्यादा होता है। इधर रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है, इधर कम होते जाता है ना, इधर डेजर्ट है। तो इंडिया में जाते हैं वेस्ट से ईस्ट तो रेनफॉल बढ़ता है, ठीक है। इधर में देखा जाए तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट पे रेनफॉल ज़्यादा होता है, ईस्टर्न घाट में कम होता है, ठीक है। एक और मैप था इधर, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड पेज में, हाँ। ये जो है ये पूरा इंडिया का रिलीफ दिखा रहा है। यहाँ पे हम लोग एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो हिंदू कुश पर्वत यहाँ पे हो गया, उसके बाद सुलेमान रेंज, उसके बाद किरथार रेंज, है ना। उसके बाद फिर इधर देखा जाए तो नदी में पहले देखते हैं, तो पहले हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, ये तीनों जो पहाड़ हो गया। उसके बाद इधर हम लोग आते हैं तो गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ पे 3 पहाड़ आपको मिलेगा, खासी जयंतिया दिख रहा होगा, ठीक है। इसको हम लोग पूर्वांचल बोलते हैं इस इलाके को। और इसको पटकाई दुम भी यहाँ पे है। ज्योग्राफी में आप लोग ये सब अच्छे से देखे होंगे। यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट, एक मिनट, हाँ, ये वेस्टर्न घाट हो गया, इधर ईस्टर्न घाट हो गया। ईस्टर्न घाट को 2 पार्ट में बांटते, इधर कोरोमंडल कोस्ट और इधर वाले को नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं। यहाँ पे मलाबार कोस्ट है, एक कोंकण कोस्ट है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।